बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बर वक्त और मैं हूं सलमान गनी। नाज़रीन, लाहौर में बारिशों का मौसम है और कौमी सियासत का मतला अबर आलूद है। काली घटाएं घिर घिर के आ रही हैं, फ़ज़ाओं में घनघिरज है। एक जानिब घनघिरज पाकिस्तान में नए इत्तेहादों के लिए है, दूसरी जानिब रोशनियों का शहर कराची कत्तो गारत का मंजर पेश कर रहा है। कराची किरची किरची हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की कौमी क़यादत इन मसाइल के हल के हवाले से किस हद तक संजीदा है। नाज़रीन, आप बखूबी जानते हैं, क्या हमारा सियासी निज़ाम डिलीवर कर रहा है? क्या किसी ग्रेटर अलाइंस के ज़रिए सियासी मसाइल का हल किया जा सकता है या इसके लिए कोई और तरीके अपनाने पड़ेंगे? नाज़रीन, पाकिस्तान को दरपेश कौमी, सियासी और सुलगते अवामी मसाइल के हल के हवाले से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मुनव्वर हसन, जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं। सैयद मुनव्वर हसन का शुमार उन सियासी रहनुमाओं में होता है जो अपने दो टोक मौक़िफ़ के हवाले से जहां अक्सर हलकों में पसंद किए जाते हैं तो वहाँ कुछ हल्के इनसे नाला भी हैं। नाज़रीन, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, पाकिस्तान के हालात का तज्ज़िया आप क्या करते हैं और सियासत और हालात का रुख क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। हर शख्स, इस मुल्क का हर शहरी इस वक्त इन्हीं मौज़ूआत पर बात कर रहा है और परेशानी और तशवीश के आलम में मुब्तला है। इंतखाबात के नतीजे में लोगों में ये जहन पैदा होता है, एतमाद पैदा होता है कि हालात सही रुख इख्तियार कर लेंगे, चैनलाइज हो जाएंगे, पार्लियामेंट के हवाले से, इदारों के हवाले से पहचाने जाएंगे और बिल आखिर गुत्थियाँ सुलझती चली जाएंगी। लेकिन हमारे यहाँ इंतखाब के फ़ौरन बाद ये रिकन्सिलिएशन की या बज़ाहिर जिसको मुफाहमत कहा जाता है, इसकी पॉलिसी इख्तियार की गई, उसके नतीजे में हुक्मरान बेपरवाह हो गए कि हमें अब कोई छेड़छाड़ हमसे नहीं कर सकता, हमारे इक़्तिदार का डामाडोल होना जो है बहुत दूर की बात है। लिहाजा जरदारी साहब को मजबूत करने के लिए ANP भी आगे बढ़ गई, मुस्लिम लीग नून ने भी मुट्ठी चापी की उनकी, MQM ने भी यही काम किया, JUIFA ने भी यही काम किया कि सब ने मिलकर जरदारी साहब के कद काट को बढ़ाया, उनके वजन में इजाफा किया और उनको मनमानी करने और सदर होने के बावजूद पार्टी का चेयरमैन रहने और सुप्रीम कोर्ट को फ्लाउट करने और पार्लियामेंट के मुत्तफ़िक़ा करारदाद को परिका के बराबर अहमियत न देने की तरफ वो चल पड़े। लिहाजा ये जो ग्रैंड अलायंस था जरदारी साहब और गिलानी साहब के इर्द गिर्द जो पार्टियों ने बनाया था, मुफाहमती अमल की बुनियाद, वो मुफाहमत उन्हीं के दरमियान थी। अवाम की तो महंगाई बढ़ रही थी, अवाम की तो बेरोजगारी बढ़ रही थी, उसने सारे मसाइल को पेचीदा किया है। अब मुझे पता नहीं किसके दबाव पर या किसके इशारे पर या किसने सबज बाग दिखाया था कि सारी पार्टियां 5 की 5 उधर शरीक हो गई थी और वो 5 की 5 पार्टियां बराबर के जिम्मेदार हैं। जरदारी साहब भी, गिलानी साहब भी, नवाज शरीफ साहब भी, MQM सब बराबर के जिम्मेदार हैं। आपने नई बात आज कर दी कि किसी ने सबज बाग दिखाया था या उनके अपने सियासी मफादात थे? मेरा ख्याल है अपने सियासी मफादात तो होते ही हैं, लेकिन कोई उन्हें बताता है कि उसके हल करने वहां तक पहुंचने का रास्ता मैं आपको बताता हूं, तो मगर इन शराइत को मान लो तो ये काम आसान हो जाएगा। वरना इतने गए गुजरे ये लोग नहीं थे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को जो अपनी शरीक चेयरमैन के कातिलों को बेनकाब न करे उसका साथ देंगे और उसके हाथ मजबूत करें। तो जो कुछ इन 5 पार्टियों ने किया वो कौमी सतह पर एक जुर्म के मुतरादिफ है। पीपल्स पार्टी को इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने मुस्तहकम किया, अब उसको हटाने की जितनी कोशिशें ये करेंगे तो उसका बाल में बीका नहीं कर सकेंगे। आपने दुरुस्त कहा कि जी जब इंतखाबात होते हैं एक उम्मीद और आस होती है कि लोगों के मसाइल हल होंगे। वो तो 4 साल में खुल के सामने आ गया कि मामलात बेहतर होने की बजाय गड़बड़ होती गई और हर आने वाला दिन पाकिस्तान के अंदर मायूसी पैदा कर रहा है। शाह साहब, ग्रैंड अलाइंस की बात हो रही है और MQM और नून तो आपस में मिल भी गए। आप क्या समझते हैं कि कोई ग्रैंड अलायंस से इस सूरत हाल से निजात के लिए मावन बन सकता है? ये दोनों पार्टियां जरदारी की ग्रैंड अलायंस में शामिल थीं। इन्हें लोगों के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करनी चाहिए,
बैलेंस शीट सामने रखनी चाहिए। लेकिन मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, मियां साहब ने मुजफ्फराबाद में एमक्यूएम के खिलाफ एक चौवे छक्के लगाते हुए बिल्कुल 20-20 मैच खेला था एमक्यूएम के हवाले से, और उसमें उन्होंने कहा था जब तक 12 मई के वाकया जब कराची खून में नहला दिया गया था, 9 अप्रैल के वाकया जब बार उसके अंदर आग लगा के वकीलों को जिंदा जला दिया गया था, 12 रबीउल अव्वल के वाकया जब निश्तर पार्क में उलमा का कत्लेआम हुआ था, जब तक इन वाकयात से एमक्यूएम बरी जिम्मा नहीं होती उसको हम कटहरे में खड़ा रखेंगे और अदालती फैसले के बाद ही उससे। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर सारे वाकयात जू के तू, या तो मियां साहब के कान के अंदर उसने कुछ भर दिया है और कोई कानाफूसी हुई अल्ताफ हुसैन की तरफ से, तो हमें बताएं कि ये वाकयात जो हुए थे उसमें एमक्यूएम कितनी शरीक है और कितनी बड़ी जिम्मा है। अगर नहीं तो ग्रैंड अलायंस किस नाम, ग्रैंड अलायंस तो एक बना चुके हैं, 3-3.5 साल चलाया है, उसकी कौम से माफी मांगे कि हमने पीपल्स पार्टी को अगर फ्री हैंड दिया, खुली छुट्टी दी, वॉक ओवर दिया, तो ये हमारी गलती थी, हमसे हमें ये अगर ये खुलकर अवाम के सामने कहें तो शायद अवाम माफ कर दे। सब जहां पर मुल्क पहुंच गया है इसमें तो कोई शक नहीं कि अदम इस्तेहकाम है, इंतशार की कैफियत है, बैरूनी प्रेशर है, तो कोई एक पार्टी आपके ख्याल में इस सारी सूरत हाल से निजात का जरिया बन सकती है? देखिए, जो पार्टी मैंडेट लेकर आए वो एक हो या दो हो और अपने कमिटमेंट को ऑनर करे और फिल हकीकत इदारों की पासदारी करे, वो पार्टी प्रिवेल करेगी, वो पार्टी डिलीवर करेगी, वो आवाम के दुखों का मदावा कर सकेगी। मुमकिन है जुज़वी तौर पर करे, कुल्ली तौर पर ना करे, लेकिन करेगी। लेकिन जो पार्टी मैंडेट को भी फ्लाउट करे, कमिटमेंट्स को भी भूल जाए और सुप्रीम कोर्ट को भी जूते की नोक पर रखे अपने, तो ये पार्टियां खुद भी सस्टेन नहीं करती और आवाम के दुखों और मसाइल में भी इजाफे का जरिया बनती हैं। आपने अभी जो बात कही कि जी अदलिया का हवाला दिया है, अदलिया की आज़ादी की तहरीक में तो जमात इस्लामी ने भी बड़ा अहम रोल अदा किया था। आप लोग मुसलसल उस अमल में शामिल रहे और अदलिया आज़ाद हो गई, चीफ जस्टिस बहाल हो गए। शाह साहब, ये नाज़रीन को बताएं कि उसके बाद अदालतों ने जो फैसले किए, जैसे कि आपने कहा कि वो अपने जूते की नोक पर रखते हैं, तो उन फैसलों पे अमल दरामद के लिए भी कोई सियासी प्रेशर होना चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है जितना सियासी प्रेशर होना चाहिए शायद 2-4% कम हो, लेकिन उतना प्रेशर मौजूद है। और अदालत के पास कोई कुव्वत नाफिजा तो नहीं होती, इल्ला ये कि वो आगे की तरफ बढ़े और आइन के तहत उसको जो इख्तियार हासिल है, किसी फौज को उसको ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ दे तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज मैं समझता हूँ कि फ़ौज ने, वो अदलिया ने फैसले किए हैं और फैसलों को आवाम ने सर की आंखों से देखा है, उसकी तायीद की है और हम नवाब उसके बने हैं। और अब भी अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वज़रा के हवाले से 1-2-3 वज़रा के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अदालत बुला ले तो मैं समझता हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शाह साहब, जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद है, हालात, वाक़यात, रुझानात, अवाम के अंदर बेचैनी है, मायूसी है। देखें, सियासी तब्दीली तो सियासी अमल के जरिए आती है और जैसा कि आपने जिक्र किया कि लोगों ने मैंडेट दिया और फिर मैंडेट की तौहीन की गई। आप इस वक्त ये समझते हैं कि हुकूमत से निजात हासिल कर ली जाए या कोई मिड टर्म इलेक्शन या कबल अज़ वक्त इलेक्शन का जो ऑप्शन है वो बरूकार लाया जाए? मेरे नज़दीक तो अब भी सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर कुछ लोगों का ख्याल है कि इन हाउस चेंज लाई जा सकती है, कम से कम ये आईना हुकूमत को जरूर दिखाएं। अच्छा, कोशिश ऑप्शन इस ऑप्शन को वर्कआउट करें, इसके ऊपर अच्छे हो। ये ऐसा ना हो कि सांप भी जिंदा रहे और लाठी भी टूट जाए। एक तो होता है ना, सांप मरे और लाठी न टूटे। एक ये कि आप ये ऑप्शन दिखाएं और उसके बाद सांप भी जिंदा रह जाए, भाग जाए। तो इसलिए कच्चा पक्का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अदरवाइज प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए, पुरअमन तहरीक बनानी चाहिए, अवाम के हवाले से चार्जशीट हुकूमत को करनी चाहिए। जहाँ जहाँ इनकी हुकूमतें मौजूद हैं, सिंध के अंदर इनकी अक्सरियती पार्टी है, उसके बावजूद डिलीवर नहीं करते, उसके बावजूद कोई कारकर्दगी नहीं दिखाते। सिर्फ नाअहली नहीं है बल्कि उसके अंदर गफलत का भी मुजाहरा है जो करते हैं। तो इस लिहाज से इन तमाम चीज़ों को बरसरे-आम पब्लिक ले जाना चाहिए और हम जैसे काम कर भी रहे हैं उसी तरीके से सारी पार्टियों को। इस सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी का लाएमल क्या है कि आप किस तरह समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वाकईतन एक ऐसी सियासी तब्दीली होनी चाहिए जो अवाम को भी डिलीवर कर सके और जो कौम को और मुल्क को दरपेश मसाइल है उनका भी हल निकल सके? असल में अब ये चीज़ें इन आइसोलेशन नहीं इस पर बात की जा सकती। ग्लोबलाइजेशन के बाद और अमेरिका की हददर्जा, हटदर्मी और मुदाखलत के बाद ये तमाम मामलात जो है अमेरिका के हाथ में चले गए हैं। आपको याद होगा इलेक्शन जीतने के बाद जीतने वालों ने कहा था कि परवेज मुशर्रफ और उसकी पॉलिसियां मुस्तरद कर दी हैं अवाम ने। उसी की पॉलिसियां जारी हैं, उसी का राग अलापा जा रहा है,
उसी को यहाँ से कुछ दे दिला के रुखसत किया गया है। तो इसलिए एक ऐसी पॉलिटिकल चेंज जो डोमेस्टिक हो, लोकल हो, इंडिजिनस हो, आवाम की लाइवी हो, उसको चेंज की हैसियत से बरकरार रहना उसी वक्त मुमकिन होगा जब गो अमेरिका गो तहरीक मजबूत और अमेरिका की मुदाखलत के हवाले से लोग क्लियर हों कि वो ड्रोन तैयारों के हमले हों या उसके कहने पर मिलिट्री ऑपरेशन हो या उसके कहने पर मिसिंग पीपल की तादाद बढ़ रही है। शाह साहब, जनरल मुशर्रफ भी अमेरिकी डिक्टेशन लेते थे और आपकी जद्दोजहद के नतीजे में बनने वाली हुकूमतें भी अमेरिकी डिक्टेशन पे कार फरमा है। इससे अमेरिकी डिक्टेशन से कैसे निकला जा सकता है, इस सवाल का जवाब लूंगा आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, यहाँ लेते एक वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ग्लोबलाइजेशन के अमल और अमेरिकी डिक्टेशन पर। जी शाह साहब, अमेरिकी डिक्टेशन के अमल से किस तरह निकला जा सकता है? देखिए, ये मल्टी प्रॉन्ग्ड मामला है, मल्टी डायमेंशनल मामला है और कई सिमतों में हमने इसमें मुस्बत पेशरफ्त भी की है। अमेरिका शिकस्त खा चुका है अफगानिस्तान में, बिल्कुल 2-4 की तरह दीवार पर लिखी तहरीरें, तभी वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, तभी अपनी फौजों को वापसी का टाइम टेबल दे रहा है, तभी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमईन रखने के लिए ओबामा साहब वो तकरीरें कर रहे हैं जो आजकल की जा रही हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अमेरिकन अपनी शिकस्त का बदला और इंतकाम पाकिस्तान में और पाकिस्तान से लेना चाहते हैं, अवाम से भी, और बिलखुसूस ये जो पूरी पख्तून बेल्ट है और ट्राइबल कबायली इलाका जात हैं जिन्होंने रूस को भी शिकस्त दी थी और बरतानिया को भी शिकस्त दी थी, उनसे इंतकाम लेना चाहता है। अगर इसको हम पूरे तरीके से इस्तेदार कर सकें, इसका अहाता कर सकें, तो यहीं से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और वह स्ट्रेटजी जो है वो यकीनी तौर पर सिविल हुकूमत की भी, फौज की भी और अवाम की भी, तीनों की मर्जी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर करे कि अब अगर ड्रोन तैयारे हमले करेंगे तो हम नेटो के सप्लाईज बंद कर देंगे और सिरे से उस पर अमल ही ना हो। हम कई दफ़ा सही फैसलों तक पहुँचे हैं, हर मरतबा अपनी गुलामी की वजह से, गुलाम अपने गुलाम होने की वजह से उस पर अमल दरामद से पीछे रह गए हैं। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म साहब करारदाद पर अमल नहीं करेंगे, जो फौज की मौजूदगी में कैमरे के हवाले से सारे लोगों की मौजूदगी मंजूर हुई थी, तो मैं नहीं समझता मसले का हल तो बार बार सामने आता है। ये बताएं कि हमारी फौज के हवाले से भी अब अमेरिकन बड़ी रिजर्वेशन जाहिर करते नजर आ रहे हैं। हमारी फौज ने तो मेरे ख्याल दहशतगर्दी की जंग में डिलीवर किया, बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया हमने। फौज ने तो बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया है, मुल्क ने उससे बड़ा नुकसान बर्दाश्त किया है और सूबे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने सबसे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त किया है। उन्हें तो बार बार हिजरत पर मजबूर किया गया है, घर से बेघर किया गया है, दरबदर किया गया है। उनके बारे में जो कुछ कहा गया है वो भी किसी से मख्फी नहीं है, लेकिन ये सारी कुर्बानियाँ इसलिए रायगा जा रही हैं कि मुल्क के अंदर वो लीडरशिप नहीं है कि जिसको मुहब्बे वतन कहा जा सके, जिसकी कोई बसीरत और बसारत, कोई विजन, उस पर एतमाद किया जा सके। और कंसेंसस के हवाले से कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट भी और पार्लियामेंट भी जो फैसले कर रही हैं उसके हवाले से ये देखा जा सके कि वो उसके अंदर फिट इन होते हैं या नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरे नज़दीक अमरीकी मुदाखलत को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए अवाम को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है और उन्हें बताने की ज़रूरत है कि हम उनकी एड के बगैर जिंदा रह सकते हैं।